हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबको। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको की क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जैसा मैंने आपको बोला था कि रिप्रेजेंटेशन का, कि अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने आंसर बुकलेट को आपको कैसे मैनेज करना है, इंप्रेसिव बनाना है, इसको लेके आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला था। तो ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन डीप में डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसके लिए मैं सेपरेटली आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो 3 मिनट 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ डाउट्स भी जो एग्जाम के रिगार्डिंग रहते हैं, पेपर के रिगार्डिंग रहते हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो उनको भी आज के इस वीडियो में हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग क्या मैटर करता है रिप्रेजेंटेशन में? तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। हैंड राइटिंग अच्छी रहती है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी हैंड राइटिंग डिसेंट है तो ओके है, समझ में आना चाहिए। अगर आपने कुछ लिखा है तो टीचर को समझ में आना चाहिए। वैसा नहीं कि डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में लिख रहे हो। ओके, टीचर को समझ में आना चाहिए, अच्छी स्पेस होने चाहिए वर्ड्स के बीच में। तो बस इतना काफी होता है, लेकिन हाँ अच्छी हैंड राइटिंग रहती है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। हाईलाइटिंग कीवर्ड। तो कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना है। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ब्लैक पेन ओके और ब्लू पेन लेके चलना है ना। इससे क्या होता है ना, ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज करना है और कीवर्ड को आप डिफरेंट पेन से, आप अगर ब्लू पेन से पूरा आंसर लिख रहे हो सारे आंसर को, तो कीवर्ड को ब्लैक से कर दो। ओके, या फिर अगर ब्लैक से सारे आंसर को लिख रहे हो तो कीवर्ड को ब्लू से कर दो। तो ऐसा कर सकते हो, या फिर एक अंडरलाइन, सिंपल सा अंडरलाइन भी कर सकते हो कीवर्ड के नीचे पे, या पेंसिल से भी कर सकते हो। लेकिन ये ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है। और ऐसे पेंसिल लिखना जिसका जो इंक है वो पतला चलता हो। ऐसा नहीं कि जेल पेन उठा लिया है और बहुत ही भद्दा दिख रहा है, भरा भरा दिख रहा है, नहीं। आपका पेपर क्लीन दिखना चाहिए, इसके लिए पतले इंक से आपको लिखना है। दैट मीन्स जिसका इंक जो पतला चलता है वैसे पेन से आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, या फिर सीरियल वाइज अटेम्प्ट करें, या फिर लास्ट अटेम्प्ट करें। तो सीरियल वाइज कौन अटेम्प्ट करेगा यार? जिसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, जिसको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, वही सीरियल वाइज अटेम्प्ट करेगा। तो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना एक गुड स्ट्रैटेजी होती है और एक अच्छा इंप्रेशन भी डालता है। लेकिन अगर आपको सीरियल वाइज अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे सारे क्वेश्चंस के, तो ये भी कर सकते हो। इजी क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन सेक्शन वाइज आपको स्टार्ट करना है। मान लो A B C D सेक्शन है। ओके, तो अगर आप बी का स्टार्ट करो तो पहले बी के सारे क्वेश्चन आपको डील कर लेने। अब ऐसा नहीं कि बी का क्वेश्चन डील कर रहे हो उसके बीच में आप डी का क्वेश्चन भी डाल दो, डी का सेक्शन डाल दो। नहीं, बी का क्वेश्चन डील करो बी सेक्शन का, तो बी सेक्शन कंप्लीट करो, फिर सी सेक्शन में आओ, सी का कंप्लीट करो। बीच में किसी को इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे करोगे तो बेहतर होता है। बाकी अगर आपको नहीं आते होंगे क्वेश्चन तो आपको जंप तो करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है और पूरा आंसर करके नहीं आते, या फिर गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप लोग, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लेना। कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है। और देखो क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, कई बार ये देखने को मिलता है ना, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने रहते हैं। तो इसका भी ध्यान दो। कब ध्यान दोगे? जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो उसके बाद आता है पॉइंट वाइज आंसर। पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखना है या नहीं लिखना है? तो पॉइंट वाइज आंसर आप किस में लिख सकते हो? एसएसटी में लिख सकते हो, साइंस में लिख सकते हो। और देखो पॉइंट वाइज आंसर लिखने की भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं उसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसएसटी में, है ना। जब मैं एसएसटी के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि पॉइंट वाइज आंसर को आपको कैसे लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है। इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए। वैसा नहीं कि क्वेश्चन मिल गया उसको डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी नहीं करना है। चीजों को अच्छे तरीके से अरेंज करके लिखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पे आपको उसका लेंथ भी डिसाइड कर लेना। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना लंबा लिखोगे? 1 लाइन, 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 लाइन। अगर डेफिनेशन गलती से अगर कोई डेफिनेशन दे देता है तो 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, है ना। उससे ज्यादा लिखना बेवकूफी। आपको कोशिश करना है कि छोटे से छोटे लाइन में, कम से कम बातों में सारी चीजों को रख के आपको आंसर कर देना है। तो 3 लाइन के लिए वैसे कम से कम 3 पॉइंट लिखना है। ओके, और 5 लाइन के लिए वैसे 5 लाइन में तो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ इस वे में आपको अरेंज करना है चीजों को, इस वे में आपको लिखना है। ओके, अब ऐसा नहीं कि लिखे जा रहे कुछ भी लिखे जा रहे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, आप एकदम 7-8 लाइन लिख दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिंगल क्रॉस। क्या है सिंगल क्रॉस? तो अगर आप कहीं पे गलती हो जाती है ना तो आपको सिंगल क्रॉस कर देना। ऐसा नहीं कि ऐसा 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 काट रहे हो, नहीं। अगर गलती हो गई, मान लो कोई सा भी वर्ड ये गलत हो गया तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कर दिए, या फिर क्रॉस करके यहाँ पे लिख दिए क्रॉस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आपको ऐसा नहीं काट कूट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही भद्दा दिखता है। सिंपली ऐसा क्रॉस करेगा। मान लो कोई वर्ड आपको गलत हो जा रहा है, तो मान लो अगर आपने लिखा था रेड,
अब ये गलत हो गया तो इसको डायरेक्टली ऐसा कर दो, कैंसिल हो गया ये। ओके, तो इस वे में आपको सिंगल क्रॉस करके उसको काटना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है? फ्लो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बनाना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट आप किस में बना सकते हो? वही एसएसटी में बना सकते हो जिसमें ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री में भी आप कई जगह बना सकते हो, साइंस में भी आप बना सकते हो, बायोलॉजी में तो डेफिनेटली आपको फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी। जब मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा तो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, हाँ अच्छा इंप्रेशन जाता है फ्लो चार्ट में भी। डिफ्रेंशिएशन के दो तरीके होते हैं, उसके बारे में डिस्कस देखो। एक होता है टेबुलर होगा ना, टेबुलर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे करोगे? टेबल बना लोगे, एक तरफ ये लिखिए एक तरफ ये लिखिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। लेकिन एक और होता है जिसमें हम लोग मान लो ए के बारे में लिखना है तो ए के बारे में पॉइंट 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 करके लिख लिए, फिर बी के बारे में पॉइंट 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 करके लिख लिए। तो डिफरेंट टाइम पे दोनों अलग अलग, देखो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है, ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है, लेकिन किस रिप्रेजेंटेशन का किस क्वेश्चन के लिए यूज करना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा एसएसटी के क्लास में। ओवरऑल ये सारी चीजें और आपको ये सब करना है। ओके, डिफ्रेंशिएशन के लिए भी ऐसे इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करना है, डिस्कस करता हूँ। तो ये सारी ओवरऑल सारी चीजें थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं पे डाउट लग रहा है आपको तो बताओ, कमेंट करके जरूर से बताओ, मैं जरूर से कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट का आंसर कर सकूं। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूंगा, बाय बाय एंड जय हिंद।